नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, नाइन्थ क्लास का, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहें। और पिछले जो हमने लेक्चर में हमने पढ़ा था मोशन चैप्टर को। होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आया, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और मैं उसको दोबारा इजीली वे से डिस्कस करूँगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी नाइन्थ की जो साइंस है, ठीक है, आगे हम मैथ्स की भी वीडियो डालेंगे। तो नाइन्थ की जो साइंस और मैथ्स की जो वीडियो वो होंगी, आपके जो टॉपिक्स होंगे वो उतने ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहें। आइए देखते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या होता है यहाँ पर? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सेलरेशन की क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा, फोर्स। वैसे हमने एक्सेलरेशन पीछे पढ़ा था। एक्सेलरेशन लास्ट वाले में क्या, कि फाइनल यूनिवर्सिटी में से, सॉरी, फाइनल यूनिवर्सिटी में निकल रहा है मुझसे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटा देंगे और टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये फार्मूला किसका होता है दोस्तों? एक्सेलरेशन का। इस फार्मूले को या सीधा ही हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को मास के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे फोर्स की वैल्यू आ जाती है। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है। आगे आता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। देखिए, मोस्टली फिजिक्स है वो इन तीनों लॉओं पर ही डिपेंड करती है। ठीक है ना, न्यूटन के तीनों लॉ पर। फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट लॉ क्या क्या है, मास पर और एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन और चेंज इन मोमेंटम पर। ठीक है। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक्शन रिएक्शन पर। जब हम इनको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तब आपको और इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है। अभी के लिए फिलहाल देखिए, ये आता है हमारा, 1 सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। 1 सेकेंड। ये देखिए, चलो अभी यही करते हैं क्योंकि जूम थोड़ा ठीक नहीं हो रहा, टेक्निकल इशू है कोई। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है हमारा, इट इज द फोर्स दैट अनेबल अस टू एनी वर्क, डू एनी वर्क। ठीक है। तो फोर्स वो एबिलिटी होती है जो हमें किसी भी काम को करने की क्षमता देती है। ठीक है। डू यू एनीथिंग, आइदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट। भी आपने देखा होगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं यानी अपनी तरफ खींचते हैं, पुश करते हैं यानी आगे की तरफ धकेलते हैं। तो यही क्या होता है, हमारा फोर्स लगाते हैं तभी होता है, जैसे ओपन द डोर वगैरह और ये चीज़ें। ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं? जैसे कि फोर्स कैन मेक स्टेशनरी बॉडी इन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए फुटबॉल कैन बी सेट मूव बाय किक बाय अप्लाइंग ए फोर्स। ठीक है। तो हम किक मार के किसी भी उसमें ऑब्जेक्ट को भेज सकते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, जिस भी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि हमने फोर्स लगाया इधर, ये कोई फुटबॉल है, ठीक है, ये हमने किक मारी इधर, तो ये मूव भी कहाँ कर जाएगी, जिस डायरेक्शन में किक मारी गई है, फोर्स लगाया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगाया है और वो बॉल इधर मूव कर जाए, नहीं, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में बॉल मूव करेगी। आगे देखिए, सेकंड, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ए अप्लाइंग ब्रेक। ठीक है। हम कोई भी ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो फोर्स किसी भी चलती हुई वस्तु को रोक सकता है जब भी हम ब्रेक वगैरह लगाते हैं, क्यों? ठीक है। आ गया था, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये तो हमने अभी मैंने डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट किसी भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। हाँ, ये तो है। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, अगर साइकिल ज़्यादा चला रहे हैं, तेज चला रहे हैं, फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, तो साइकिल तेज चलेगी। अगर आप थोड़ा कम लगा रहे हैं फोर्स, तो वो कम चलेगी, तो उसकी स्पीड में भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, ये भी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे सरिया या लोहे का कोई टुकड़ा हो गया, हम उस पर हैमर से फोर्स लगाकर उसकी जो क्या है, शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आटा हो गया, आटा गूंथती हैं, आपकी मदर्स वगैरह को देखा होगा। ठीक है। तो उसकी भी वो क्या कर देती हैं, फोर्स लगाकर शेप चेंज कर देती हैं। आइए, फोर्स कैसे होता है? फोर्स होता है दो टाइप का, बैलेंस और अनबैलेंस।
वैसे तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन हमें यहाँ पर डिस्कस करना है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो, जब क्या हो जाए, अप्लाइड फोर्स में जो रिजल्ट आए वो जीरो आए, उसे बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक मान लीजिए ये कोई है राम, और ये कोई है श्याम, ठीक है। ये दोनों दोस्त हैं, ये जो राम है ये इस ऑब्जेक्ट पर इधर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, और श्याम भी उधर लगा रहा है कितना, 10 न्यूटन। दोनों साइड सेम फोर्स लग रहा है, क्या ऑब्जेक्ट हिलेगा, आप कमेंट में जरूर डालेंगे, हिलेगा या नहीं हिलेगा, या मूव करेगा या नहीं करेगा। देखिए उधर से भी 10 लग रहा है, इधर से भी 10, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो यानी कि रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हिलेगा ही नहीं कि सेम फोर्स है, तो यानी इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया, समझ गए। अब आता है इसमें अनबैलेंस फोर्स को भी समझ लेंगे। जैसे अब की बार क्या हुआ, राम दूध वगैरह पी के आया ज्यादा, और उसने थोड़ा सा क्या फोर्स लगा दिया ज्यादा, पहली बार 10 लगाया था, अब की बार हम इसमें 5 और ऐड कर देते हैं, यानी 15 न्यूटन फोर्स लगा दिया। अब इसने इधर 15 न्यूटन लगाया, और इधर इसने 10 न्यूटन लगाया, ज्यादा फोर्स किस तरफ से लग रहा है, राम की तरफ से लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा मूव कर जाएगा किसकी तरफ, श्याम की तरफ, तो ये फोर्स कौन सा हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स, समझ गए। आगे देखिए, जैसे इफ द अनबैलेंस फोर्स को, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन जीरो, जब अप्लाइड फोर्स का रिजल्ट है वो क्या हो जाए, जीरो से ज्यादा हो, द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव बिकॉज अप्लाइंग बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स कैन बी डू फॉलोइंग, जैसे मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा देंगे, इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ, वही हमने जो पीछे पढ़ा है वही होता है अनबैलेंस फोर्स से, ठीक है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ मोशन। तो गैलीलियो गैलीली थे, गैलीलियो फर्स्ट ऑफ द ऑल सेड दैट ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। उन्होंने गैलीलियो गैलीली क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चलता रहेगा एक अपनी कांस्टेंट स्पीड में, मतलब सेम स्पीड में, जब तक उस पर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं होता जो कि उसकी स्पीड को क्या कर दे, चेंज कर दे, तब तक वो सेम स्पीड में चलता रहेगा। दिस मीन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस पाथ एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। तो अब मुद्दा आता है, हमने इसका इनका ही यही बात को समझना था, क्योंकि इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू पर अपने व्यूज कौन देंगे, महाशय न्यूटन लॉ, ठीक है। तो देखिए न्यूटन्स क्या बोलने वाले हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। Newton studied that idea of Galileo and gave the three law of motion. These law are known as न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो गैलीलियो के इस उस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूटन्स को आइडिया आता है, और वो अपने 3 लॉज देते हैं जिसको बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो मोशन के 3 लॉ दिए उन्होंने, तो फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। अब देखिए क्या ये क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन सेम सॉरी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अनटिल जब तक इट इज complied on change the state by applying external force, जब तक उस पर को उसकी चेंज को स्टेट को चेंज करने के लिए कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तब तक वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। यही हमारा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक्सप्लेनेशन के लिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट टेल रिमेन इन रेस्ट अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द चेंज स्टेट। सिमिलर कोई भी ये सॉरी ये बता ही रहा है तो मैं ही बता दूं, जैसे कि आपके टेबल पर कोई पेन पड़ा है, ठीक है, रखा हुआ है, तो वो जब तक वो रेस्ट में है, जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो हिलेगा ही नहीं, ठीक है, यानी मोशन में नहीं आएगा। समझिए ना बात। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे आपकी साइकिल है वो मूव कर रही है, तो वो मूव करती रहेगी जब तक हम उस पर ब्रेक वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, या कोई फोर्स नहीं लगा। आगे आता है हमारा, देखिए
तो इसमें हमारा आएगा, आप देख सकते हैं, मास एंड इनर्शिया। द प्रॉपर्टी of the object of resist which to get disturbed state is called inertia। तो इसमें थोड़ा सा उधर जा रखा है दोस्तों, कोई ना, लेकिन मुझे पता है, मैं समझा दूंगा, वो एक आधा वर्ड है उधर जा रखा है। द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच इट रेजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब, अपनी जो उसकी स्टेट है उसको वो क्या करेगी, चेंज करने से रजिस्ट करेगी, रजिस्ट मतलब रोकेगी, ठीक है। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। समझ गए ना बात को। तो आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों, आगे ये बोल रहा है इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो एनर्जिया किससे ऑब्जर्व किया जाता है, उसके मास से किया जाता है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, दिस मीन इनर्शिया इंक्रीज विद इंक्रीज इन मास। इनर्शिया बढ़ जाएगा अगर मास बढ़ जाए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर मास ज्यादा होता है तो इनर्शिया बढ़ जाएगा, अगर मास कम होता है तो इनर्शिया भी कम हो जाएगा। ए हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर वन, ठीक है। तो कह रहा है कि जितना ज़्यादा भारी कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, तो उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कम वो ज़्यादा होगा, और कोई हल्का होगा तो उसका इनर्शिया उतना ही कम होगा। आगे आता है हमारा, देखिए, सिंस ए हैवी ऑब्जेक्ट हैज नो मोर इनर्शिया thus it is difficult to push or pull a heavy box over the ground than the lighter one। देखिए क्या होता है कि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा, ठीक है, वो उतना ज़्यादा भारी हो जाएगा, तो उसको पुल और पुश करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक आप नॉर्मल एक ईंट पड़ी है, उसको आप मूव कर सकते हैं इजीली, लेकिन इतना ही बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, आप उसको हिलाइए, वो हिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। अब आता है मोमेंटम। अभी मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की जो पावर होती है उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। अब ये फार्मूला क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट ही क्या कहलाती है, हमारा मोमेंटम कहलाती है, ठीक है। वह, ये आप देख ले, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ P इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है। जैसे कि अब इसको समझेंगे, पहले पॉइंट को देखिए, ए पर्सन गेट इंजर्ड इन द केस ऑफ हीटिंग बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज स्टोन, पबल और एनीथिंग बिकॉज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे ये क्या बोल रहा है, ए पर्सन गेट इंजर्ड, एक पर्सन इंजर्ड हो जाता है अगर उस पे हम क्या मार दें, पत्थर वगैरह मार दें, जैसे स्टोन हो गया, पेबल्स, थोड़ी कंकड़ पत्थर, तो वो क्या हो जाएगा। और वैसे ही हम उसको रू ही मार दें उतने ही मास की, तब उस पर क्या नहीं होगा, बेचारा कोई इंजर्ड नहीं होगा वो, ठीक है। क्योंकि पत्थर के अंदर ज्यादा मोमेंटम होता है, किससे, रुई से। Even a small bullet is able to kill a person when it is fired from a gun because of momentum due to great velocity। और जब हम गोली मारते हैं, किसी भी इंसान को मारनी नहीं चाहिए, लेकिन मान के चले फायर करते हैं, फौजी वगैरह जो हैं दुश्मनों पर फायर करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो कोई भी आतंकवादी है, कोई भी दुश्मन देश का सैनिक है, वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि गोली के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, मोमेंटम होता है। उसके बाद आता है मोमेंटम एंड मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों वैसे तो, ठीक है, तो इसको ज़्यादा इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे करेंगे। आगे हमारा आता है यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैसे, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो टोटल यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आता है न्यूमेरिकली प्रॉब्लम है, देखिए, कैलकुलेट द मोमेंटम। क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ ए स्टोन हैविंग, क्या है, 10 kg, उसकी जो है मास दे रखा है, और वेलोसिटी दे रखी है 2। तो मास 10 kg, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, मोमेंटम क्या आएगा, मास इंटू
वेलोसिटी, तो 10 मल्टीप्लाई टू कितना आ जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड, ये उसका मोमेंटम आ जाएगा। सेकंड जो है क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए बुलेट ऑफ 25 ग्राम व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसको फायर किया गया है। अब मास ग्राम में है, हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो वेलोसिटी तो देखिए 100 मीटर पर सेकंड ठीक है, मास को किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा आ जाएगा 0.025 किलोग्राम। ठीक है, फिर मोमेंटम का हम फार्मूला लगाएंगे, मास इंटू वेलोसिटी, जो क्या आ जाएगा 0.2025 इंटू 10⁻100, तो क्या आ जाएगा ये 2.5 किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है मोमेंटम आ जाएगा। ऐसे ही हमारा ये है, इसको देखिए ध्यान से, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए बुलेट हैविंग मास ऑफ 20 ग्राम थ्रो वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो 0.1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ठीक है, इसको हम किस में बदलेंगे, किलोग्राम में, और फिर मोमेंटम का फार्मूला लगा देंगे, मास इंटू वेलोसिटी, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मास ऑफ ए गुड लॉरी, मतलब एक ट्रक है भाई, उसके अंदर बहुत सारा माल भरा हुआ है, जिसका मास कितना है 4000 किलोग्राम, एंड द मास ऑफ गुड्स, जो गुड्स है उसका कितना है 20,000 किलोग्राम। तो टोटल कितना हो गया, 4 इसका 20 इसका 24। इफ द लॉरी इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो चल रही है, तो मोमेंटम निकालो। देखिए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, लॉरी का मास और गुड्स का मास, टोटल मास कितना हो गया 24,000 kg। ठीक है, तो मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, 24 इंटू मतलब 24,000 मल्टीप्लाई में 2, तो क्या हो गया 48,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आज के लिए हम मोमेंटम तक करेंगे दोस्तों इस चैप्टर में। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जिससे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, यही प्रॉब्लम है और कोई नहीं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और लोहान एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।